Welcome back to English classes. Today we are to see future continuous tense. पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चैप्टर के 9 पार्ट्स तक हम लोग ने क्लियर कर लिया था। अब ये पार्ट वाइज 10वां है, टोटल 12 पार्ट होते हैं, उसमें ये 10वां पार्ट है। हमने कहा इसकी आईडी देखिए, किसी क्रिया का भविष्य काल में निरंतर जारी रहना दिखाए उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इसकी अगर हिंदी माध्यम में हम एक्सप्लेनेशन दें तो आईडी होती है वाक्यांत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आए, इसमें इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद विल और शैल जो फ्यूचर टेंस की बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल्स भी हैं, ये ध्यान रखना है। देन इस टेंस में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए दो परिवर्तन आपको करने हैं। पहला बी क्रिया का प्रयोग करना है और दूसरा मेन वर्ब में इंग फॉर्म जोड़ देना होता है। इसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड फाइनली दिस रूल विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एज पर द रूल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे और सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बी कॉमनली दोनों के साथ फॉलो होगी। इस नियम से मैं कहूं कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा। ओके, वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा या हम लोग कल इस वक्त उपन्यास खरीद रहे होंगे। Now you can see two examples are there. वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, इसलिए ही को विल के द्वारा फॉलो किया जाएगा। बी कॉमनली आ जाती है, हमारे यहां डाउन हो जाएगी। और पढ़ रहा होगा तो रीडिंग, रीड में इंग फॉर्म जोड़ते हैं तो रीडिंग बन जाता है। क्या पढ़ रहा होगा? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। ओके, इज देयर एनी डाउट? आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी डाउट। ओके, नाउ हम लोग कल इस वक्त उपन्यास खरीद रहे होंगे। हम लोग कल इस वक्त उपन्यास खरीद रहे होंगे, तो वी शैल बी, गौर करेंगे, वी शैल बी बाइंग न्यू novel at this time tomorrow, at this time tomorrow. Okay, that is all about this. इसी के अगले इसी क्रम में हम निगेटिव सेंटेंस में बढ़ेंगे। तो विल और शैल के बाद स्टूडेंट्स हमको नॉट को एड ऑन करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव से निगेटिव में बढ़ते समय टेंस कोई भी हो, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना रहता है। क्लियर? इस नियम से एक एग्जांपल देखें। जैसे मैंने कहा कि रवि क्रिकेट नहीं देख रहा होगा। गौर करेंगे, इस वाक्य में रवि हमारा सब्जेक्ट है, इसके क्रिकेट नहीं देखने की बात कही गई है, तो अनुवाद हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, रवि विल नॉट बी वॉचिंग क्रिकेट। Ravi will not be watching cricket. Is that clear? Very simple. Okay.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो तीसरा सेंटेंस होता है इसमें उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में आप प्रश्नवाचक कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि क्या प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर रहे होंगे। ऐसे, क्या प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर रहे होंगे। अब इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय हमको विल के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, प्लस ध्यान रखेंगे बी के बाद मेन वर्ब और इसकी फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हमें विल लिखना है। द पीएम, गौर करना है कि जितने भी पोस्ट्स होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो विल द पीएम बी एड्रेसिंग द पब्लिक। इसका अनुवाद कुछ इस तरह से आप करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का लेते हैं चौथे। इंट्रोगेटिव से जब भी आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता है तो जो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं विल सेल सब्जेक्ट के बाद भी, इसमें यही चेंज करेंगे। विल सेल तो कॉमन है, रहना ही रहना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर लेना है, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस सिर्फ नॉट का है, नॉट एड ऑन करने का। इस हिसाब से अगर चले तो एग्जाम्पल देखिए, क्या रोहित मैच नहीं खेल रहे होंगे। गौर करें, जिन वाक्यों में क्या भी हो, नहीं भी हो और अगर वाक्य के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से कोई दिया हो, उनको लिखते या बोलते समय जो पैटर्न प्रयोग किया जाता है पूरी दुनिया में, वो पैटर्न ये है। मैंने पहले ही लिख दिया, विल सेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी और देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, जैसे विल रोहित बी, ध्यान रखेंगे यहां बी के पहले नॉट ऐड करना था। नॉट बी प्लेइंग मैच देख लें, आप इसे नोट भी कर लेंगे चाहे तो। इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलते समय आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड ऑन कर लेना रहता है। बाकी सारे नियम एज यूजुअल रहते हैं, जो ट्रेडिशनली आप प्रेजेंट के केस में देखे थे, जो पास्ट के केस में देखे थे, वही फ्यूचर में भी, यानी आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 11वें नंबर पे,
टेंस का 11वां पार्ट होता है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्रिया का भविष्य काल में पूरा होना दिखाता है। और हिंदी वाक्यों में तो दो प्रकार की पहचान देखने को मिलेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अथवा लिया होगा, ऐसे दिया होगा, ऐसे पहचान के ये सिंबल हैं। अब इस तरह के वाक्य, जो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव नेचर का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का होगा। इस टेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद आपको विल ऑब्लिक सेल का प्रयोग करना होता है। मेन वर्ब विल सेल के बाद हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। गौर करेंगे, जैसे हम कहें कि हनुमान जी लंका से लौट आए होंगे। गौर करेंगे, आए होंगे। देखिए, मैं कहूं कि गीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। ओके, अब यहां पे देखेंगे चुकी होगी, ऊपर आप देख रहे हो आए होंगे। इस प्रकार का फ्रेम दिखता है। ठीक है, अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना हो आपको तो कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज हाउ विल यू ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसे अगर हम बात करें तो हनुमान जी लंका से लौट आए होंगे, इसका अनुवाद जब करेंगे आप तो हनुमान जी will have returned from Lanka, will have returned from Lanka। Got it? गीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी, तो इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो गीता will have sung a sweet song। गीता will have sung a sweet song। ओके, दैट इज इट। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। गॉट इट? इसमें एक बार फिर रिवाइज कर दें आपको कि वह टेंस जिसमें क्रिया का भविष्य काल में पूरा होना दिखाया जाता है। ठीक है, इसकी सामान्य पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दूसरा, इसमें इस पहचान के शब्द के अलावा भी आ ई ए के बाद गागेगी दिया होगा, जैसे गए होंगे, पढ़े होंगे, सोए होंगे, रोए होंगे, लाइक दिस। अनुवाद करते समय आप सब्जेक्ट के बाद विल सेल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने एक एग्जांपल से आपको इसे डिटेल किया। गॉट इट? इसके बाद आते हैं अफर्मेटिव के बाद अगला जो इसका पॉइंट होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी दूसरा टॉपिक होता है निगेटिव। इसमें आपको मैं बता चुका हूं कि निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद जो बेसिक रूल है विल सेल,
इनको तो फॉलो करेंगे, इन्हीं के तुरंत बाद नॉट हैव आ जाता है। नाउ ये थर्ड फॉर्म के द्वारा और ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलोड होती है। बस इनके वाक्यों का अनुवाद अगर आपको करना हो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं लौटे होंगे। ओके, अब आप इनका अनुवाद देख सकते हैं। ऐसे में मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं लौटे होंगे, तो सबसे पहले आपको माय फादर विल नॉट, आप देख रहे हैं हमको सहायक क्रिया विल नॉट मिली हुई है, विल नॉट हैव और फिर रिटर्न्ड, will not have returned from Delhi. This is my father will not have returned from Delhi. ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे आप। ओके, निगेटिव सेंटेंस में आपको निगेटिव के बाद तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमें विल सेल को पहले निकाल लेना रहता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे हम लिख कहें अगर कि क्या मुकेश सो चुका होगा। गौर करेंगे कि जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या आया होगा, लास्ट में चुका, चुकी, चुके अथवा उसके बाद होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, उनको आप फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव पर फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कहेंगे। और अब इनका अनुवाद करना हो तो कैसे करते हैं आप? क्या के वास्ते पहले विल को पहले निकाल लेंगे और फिर विल मुकेश हैव स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है थर्ड फॉर्म में, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, तो विल मुकेश हैव स्लेप्ट, ऐसे इसका अनुवाद आप करेंगे। यहां आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड में इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। ओके, तब तक आप इसे रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे। हाँ, तो यहां पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपने इंट्रोगेटिव देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव मिस हो रहा था, इसको हम यहां पे कनेक्ट करें। इसमें विल सेल को पहले, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, वैसे ही एड ऑन करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइनली क्वेश्चन मार्क के द्वारा फॉलो होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखें, क्या गृह मंत्री लखनऊ नहीं पहुंचे होंगे। इस तरह का कोई वाक्य हो, आप देखो, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या आया हो, बीच में नहीं आया हो और वाक्य की पहचान दिखा रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ऐसे वाक्यों का आपको अनुवाद करना हो तो आप, मैं बता ही चुका हूं
कि अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो तो उसमें क्या की जो मूल अंग्रेजी होती है वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, तब क्या करते हैं, तब उसके बदले हमें सहायक क्रिया को पहले लिखना रहता है, इसके बाद हमको सब्जेक्ट को लिखना है। फिर आप यहां से देखते जाइए, स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 सब्जेक्ट है, स्टेप 3 नॉट को लिख लीजिए। ठीक है, विल सेल विल सब्जेक्ट नॉट। अब इसको हम ट्रांसलेट ही करते चल रहे हैं। विल द होम मिनिस्टर, HM बोलते हैं शार्ट में, विल द होम मिनिस्टर नॉट, पहुंचना की अंग्रेजी आपको पता ही है, रीच्ड ईडी फॉर्म के साथ, कहां पहुंचे होंगे, लखनऊ। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें जैसे हम कहें कि क्या प्रधानाचार्य आपको नहीं डांटे होंगे, नहीं डांटे होंगे ऐसे, तो विल, अब यहां भी चूंकि प्रधानाचार्य एक पोस्ट का नाम है तो आर्टिकल द आ जाता है, विल द प्रिंसिपल नॉट हैव स्कोल्ड यू, विल द प्रिंसिपल नॉट हैव स्कोल्ड यू, ऐसे करके आपको लेके चलना रहता है। यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है, इसके बाद लास्ट टेंस बचता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 12वां पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्रिया का भविष्य काल में कुछ हद तक परफेक्ट और फिर कुछ हद तक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना दिया रहता है। इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहेगा, कंटिन्यूअस होने की वजह से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो रहेगा ही, लेकिन क्रिया कब से शुरू हुई ये भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है, जैसा कि आपको प्रेजेंट और पास्ट के केस में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब आप देखिए इसमें इसकी रूल 1 जो कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है बाई एएस, अफर्मेटिव को एएस भी लिखते हैं हम। जैसे हम कहें सब्जेक्ट, मूल क्रिया इसकी विल सेल है, वो कहीं जानी नहीं है, यहां पे नई चीज जुड़ रही है हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के चलते ये दो चीजें एड ऑन होती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अब यहां पे एक और चीज जुड़ रही है, वो है सिंस, सिंस और फार। ठीक है, क्योंकि इसमें समय भी दिया रहेगा, कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है कोई, जैसे एग्जाम्पल से देखिए इसको ठीक से समझिए, इसका लेंथ लंबा होता है। जैसे मैं कहूं कि क्या रेखा 4 बजे से कपड़े धुल रही होगी, ओके, क्या रेखा 4 बजे से, ये ध्यान रखिए पॉइंट नंबर, और रहा होगा, रही होगी, ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा, क्या से शुरू है इसलिए ये पहला पॉइंट है। यानी ऐसे वाक्यों में आपको 3 बातों को फाइंड आउट करना रहता है, इन्हीं पर इस टेंस की आईडी है। अब देखें, सब्जेक्ट हमारा रेखा है तो सबसे पहले विल लिखेंगे, इसके बाद रेखा आएगी तो विल रेखा। ठीक है, हैव बीन ये हमारी सहायक क्रिया है, पेयर्ड है, हैव बीन,
इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो धुलना आप भी जानते हो, वॉश में आईएनजी जोड़ लेंगे, वॉशिंग। क्या धुल रही होगी भैया? क्लॉथ्स। ओके। कब से? तो सिंस 4 o'clock। ओके, ऐसे। दिस इज। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है रूल टू। रूल टू नेगेटिव सेंटेंस, इसमें विल सेल के बाद आपको यहां पे नॉट बढ़ा लेना होता है, बस इतना सा करना है। विल सेल के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? तीसरा जो पैटर्न होगा इंट्रोगेटिव का, तो आपको पता है कि उसमें विल सेल को ही पहले उतार लेना होता है, पहले निकाल लेना होता है। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहती हैं। हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम, एक्सेट्रा, सब कुछ वैसे रहेगा। और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय जो चौथा फॉर्मूला होता है, उसमें आपको यहां तक सेम रहेगा, यहां नॉट को एड ऑन कर लेना होता है। दिस इज, यही टोटल आपका टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये होता है। इसको मैंने केवल रिवीजन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपने, मुझे भी मालूम है कि यहां तक आते आते ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं हर एक क्लास में मिला होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन बीच में भूल गया, प्रैक्टिस में नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि एक बार, वैसे सारी स्लाइड्स में पूरा का पूरा फार्मूला एग्जाम्पल हमने सिस्टमेटिक 12 पार्ट में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे एक बार फिर नोट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर आप यहां से बेसिक्स अपना ठीक कर सके, और फिर इन्हीं के ऊपर आधारित जो एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे, जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, या पेडागोजी से संबंधित जो सवाल होंगे, उनको समझने में, सवाल बनाने से पहले प्रश्न को समझना होता है, तो उनको समझने में आपको मदद मिल सके, इसके लिए हमने सीक्वेंस में सारी जो इसेंशियल ग्रामर, वट एवर आई हैव प्रोवाइडेड यू, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल ग्रामर, आवश्यक व्याकरण को हमने चैप्टर वाइज आपको दिया, अभी तक देते चल रहे हैं। हमने आपको सेंटेंस से शुरू किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, मॉडल वर्ब्स, और देन टेंस। इस तरह 6 चैप्टर्स को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन केस इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी फॉर्मेट पे आके हमसे उन क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, चाहे जिस भी रूप में। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये 10th चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स।